हाँ भाई, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं सैयद एहतेशाम रिजवी, जैसा कि आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। आज हम आपसे बात करने आए हैं, आपसे नहीं, आज हम बात करने आए हैं आरएसएस से। आज हम बात करने आए हैं गुंडों से। आज हम बात करने आए हैं मवालियों से। आज हम बात करने आए हैं देशद्रोहियों से। तो निश्चिंत रहें, जो हम कहेंगे उसे सुन लीजिएगा और सुनने के साथ साथ एक बात और समझ लीजिएगा। हम वो कफन बांध के निकलते हैं जो कफन आपको दिखता नहीं है। हालांकि आपके यहां कफन का कलर हुआ करता है, लेकिन हमारी नसों में कफन है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम आपकी आवाज से डर जाएंगे, आपकी धमकियों से डर जाएंगे। जी हां, लोकतंत्र टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जो ऐमन रिजवी, एक बहन है ऐमन रिजवी, जिनको मैंने मेंशन कर दिया है। ऐमन रिजवी की वीडियोस उस चैनल पर पड़ती हैं, अक्सर बाकी और सारे भी चैनल में पड़ती हैं। लेकिन अब ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो लोग ऐमन रिजवी को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं, अपने आप को आरएसएस से बता रहे हैं और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पिछली 7 मर्तबा ऐमन रिजवी पर जानलेवा हमला हो चुका है और इस बार ये 8वीं बार फिर ऐमन रिजवी को धमकाना, फोन कॉल्स करके लोकतंत्र टीवी को यह कहना कि ऐमन रिजवी की वीडियोस हटवा लो वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। लगातार यह कहना कि ऐमन रिजवी का एड्रेस दे दो, हम उन्हें गोली मार देंगे। लगातार यह कहना कि ऐमन रिजवी अपनी बातों से बाज आ जाएं। लगातार यह कहना कि ऐमन रिजवी उन गरीब, उन मजलूमों की आवाज उठाना बंद कर दें। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ा पावर है, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत से आप किसी को रोक सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो नंबर है वो इंटरनेशनल कोड के साथ हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। ये इंटरनेट कॉलिंग है, क्योंकि नंबर इसमें जो आ रहा है वो है +0015785054। ये नंबर है, यानी कि इंटरनेशनल नंबर से आरएसएस के लोग सीधे तौर पे एहतेशाम रिजवी आरएसएस को मेंशन करके बता रहा है। किसी तरीके कोई खौफ नहीं है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। यह भारत देश तुम्हारे बाप का नहीं है। किसी सरकार से सवाल करना अगर तुम्हें लगता है गुनाह है तो जाकर के एफआईआर करो, जाकर के केस करो। अगर यह बात कहते हो कि हम गोली मार देंगे, हम निर्भया बना देंगे, हमें पता है कि निर्भया तुमने ही बनाया था। हम ये बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, उसी ने निर्भया कांड किया है। मैं मानता हूं इस बात को, जो एक गहरा हिंदुत्व की बात है, एक कड़े कट्टर हिंदुत्व की बात है, जो भाजपा से रिलेटेड है, जो आरएसएस से रिलेटेड है, उसी के चलते ये सब कुछ होता है। ये आम बात है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विनय दुबे को जेल में डालने के बाद, एजाज रिजवी को जेल में डालने के बाद, एजाज खान को जेल में डालने के बाद अब ऐमन रिजवी को आप डरा लेंगे, अब एहतेशाम रिजवी को आप डरा लेंगे, तो साहब एक बात याद रखिएगा, विनय दुबे जेल में है, डरा नहीं है। एजाज खान जेल में है, डरा नहीं है। एहतेशाम रिजवी आजाद है, डरा नहीं है। ऐमन रिजवी आजाद है, डरी नहीं है। निश्चिंत रहें आप निश्चिंत रहें। आप अगर ये सोचते हैं कि आप डरा सकते हैं तो आप किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। सवाल उठाना बंद नहीं होंगे, आपसे, सरकार से सवाल करना बंद नहीं होंगे, उन गरीबों की आवाज उठाना बंद नहीं होगी, उन मजलूमों की आवाज उठाना बंद नहीं होगी। लोकतंत्र टीवी जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लगातार इस आवाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो लगातार ऐसी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। उनको यह कहा जा रहा है कि तुम पर मेरी कड़ी निगाह है, तुम घर से निकल चुके हो, तुम फला जगह पहुंचे हो और फला जगह पहुंच जाओ, फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। यानी उनके ऊपर इतनी कड़ी निगाह रखी जा रही है कि तुम कब और कहां और कैसे निकल रहे हो। ये सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधियां हैं। और हम जानना चाहते हैं इस भारत सरकार से, क्या आप अब सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे? क्या आप ऐसे लोगों के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे? क्योंकि आपने कपिल मिश्रा का इंतजाम कर दिया था। आपने कपिल मिश्रा को Y+ सुरक्षा देकर के यह कहा था कि हम आम नागरिक की सुरक्षा के लिए यह करना चाहते हैं, हम आम नागरिक की सुरक्षा के लिए इन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि यहां पर मौजूद हैं ऐमन रिजवी,
ऐमन रिजवी की जान को खतरा है। मैं आज अपने लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर ऐमन रिजवी पर किसी भी तरीके का कोई हमला होता है तो सीधे इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, सीधे इसका जिम्मेदार आरएसएस होगा। और याद रखिएगा, इस आजाद आवाज को दबाने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। एक आवाज दबाने के चक्कर में कहीं 100 आवाजें खड़ी ना हो जाए, इस बात को ख्याल रखिएगा। आप जुल्म करते जा रहे हैं और आप समझते हैं कि आवाजों को आप दबा लेंगे। आप लगातार मजलूमों को गिराते चले जा रहे हैं, मजलूमों को मारते चले जा रहे हैं और आप समझते हैं आप आवाज को दबा लेंगे। आप ये समझते हैं तो आपकी ये गलतफहमी है। ऐमन रिजवी को अगर एक बाल भी वाका होता है तो एक बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ ले, बहुत अच्छे से समझ ले कि जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है, अगर कानूनी किसी तरीके का कानून तोड़ती है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर जानलेवा हमला होता है, अगर ये कोई आतंकवादी गतिविधि के लोग अगर हमला करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, फिर इसकी जिम्मेदार भारत सरकार ही होगी, दिल्ली पुलिस ही होगी। ये मैं आज पहले ही बता दे रहा हूं। मैं आज पहले ही बता, बाद में मत कहना है कि एहतिशाम रिजवी ने भड़काया है आवाम को, बाद में मत कहना है कि एहतिशाम रिजवी सरकार के खिलाफ चैलेंज कर रहा है, बाद में मत कहना है कि एहतिशाम रिजवी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। सीधी तौर पे बोल दे रहा हूं, सीधी तौर पे कानूनी कार्रवाई, अगर आपको लगता है कि हम लोग आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं और आप कानून के खिलाफ है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसने मना किया है? कानूनी कार्रवाई जैसे चाहे करें, लेकिन कानून में रह के जिस तरीके से आपने जालसाजी करके विनय दुबे को फंसाया है, जिस तरीके से आपने जालसाजी करके एजाज खान को फंसाया है, यह भी गलत है। लेकिन चूंकि संविधान पे हमारा भरोसा है, इस वजह से हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। इस तरीके से, इस वजह से, क्योंकि हमें संविधान पे भरोसा है, इसलिए हम संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। हम किसी तरीके की गुंडाई नहीं दिखा रहे हैं और ना ही हम गुंडे हैं। गुंडे तो वो आरएसएस के लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं जो लगातार गुंडाई कर रहे हैं, जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि मुझे व्हाट्सएप पर लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, एड्रेस पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं बहुत ही लाइट लेता हूं ऐसे कुत्तों को, मैं बहुत ही लाइट लेता हूं ऐसे कुत्तों को जो ये कहते हैं कि साहब हम तुम्हें गोली से मार देंगे, जो कहते हैं गोली से मार देंगे, मैं बहुत लाइट लेता हूं। लेकिन यहां पर बात एक महिला की है, यहां पर एक महिला की बात है और मैं भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भेजे में घुसा लें कि मैं भारत के सम्मान की बात कर रहा हूं, भारतीय नारी की सम्मान की और भारतीय नारी की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। अगर उनकी माता जी को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो एक भारतीय नागरिक को क्यों नहीं? अगर कपिल मिश्रा को किया जा सकता है, उनको Y+ सुरक्षा दी जा सकती है, तो यहां पर एक भारतीय नारी की जान खतरे में है। क्या इसके लिए कुछ करना चाहेंगे? अगर नहीं कर रहे हैं और जानलेवा हमला 8वीं बार हो जाता है, याद रखिएगा 8वीं बार, यानी 7 बार ऐमन रिजवी पर हमला हो चुका है। किस बात पर, किस वजह से? बेबाकी से बोलने की वजह से, सरकार से सवाल कर लेने की वजह से, एनआरसी के विरोध की वजह से, सीएए के विरोध की वजह से। कमाल है, भारत सरकार अगर कोई काला कानून बनाती है और उसके खिलाफ आपने आवाज उठा दिया तो आप देशद्रोही माने जाते हैं। कमाल है, ये भारत सरकार की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। और सरकार होती है, वोट से बनती है। प्रधानमंत्री चुना जाता है पब्लिक के जरिए, ना कि जमीन उठ के आती है उसको प्रधानमंत्री चुन के बिठा देती है। हम सब चुनते हैं प्रधानमंत्री को, भारत के 137 करोड़ लोग चुनते हैं, यही है ना? आप लोकतांत्रिक देश के रहने वाले हैं ना, तो फिर उनसे सवाल करने पर जब वही पब्लिक उनसे सवाल करती है तो उसे जान से मार देने की बात क्यों की जाती है? और इसका जिम्मेदार कौन होता है? पालघर में मर्डर हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया है, कैसे हो गया, क्यों हो गया? लेकिन जब इसी तरीके से लगातार किसी को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, तब वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां हैं और हाहाकार क्यों नहीं मचा रहे हैं? किसी एक महिला को इस तरीके से उसकी आवाज दबा देना, उसको धमकाना, उसको डराना। अगर बाई चांस अगर इतनी जिगर ना हो, अगर जिगर ना हो जिस तरह का जिगर है ऐमन रिजवी का, अगर इस तरह का जिगर ना हो और उन पर जो धमकियां दी जा रही हैं उसकी वजह से कुछ असर पड़ जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसका कौन जिम्मेदार होगा? भारत सरकार जिम्मेदार होगी? भारत का काला कानून, जो लगातार काले कानून बनते जा रहे हैं, वो जिम्मेदार होंगे? कौन जिम्मेदार होगा? भारत की एक भारतीय नारी को जान से मार देने की और निर्भया जैसा बना देने की बात हो रही है। यह आपके लिए शर्मनाक होना चाहिए।
यह आपके लिए, भारत सरकार के लिए शर्मनाक होना चाहिए कि खुलेआम निर्भया बना देने की बात की जा रही है। अरे बेटा, कभी अगर असली बाप की औलाद हो ना, कभी आंखों से आंखें मिला के सामने आकर के बात करना। हम भी तो देखें तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात कितनी है। हम भी तो देखें तुम्हारे अंदर जोश कितना है। किस गोली की बात करते हो जिससे उड़ा दोगे? किस गोली की बात करते हो जिससे उड़ा दोगे? पुलिस सुनती नहीं है। जाहिर है भारत की पुलिस ऐसे लोगों को नहीं सुनती है जो भारत सरकार से सवाल करते हैं। दो टूक मैं बोल रहा हूं, खाकी वर्दी अगर सुन रही है तो बेशक इस बात को समझ ले, वो नहीं सुनती है ऐसे लोगों की जो भारत सरकार से सवाल करते हैं, क्योंकि उनको तो उनकी सुननी है जो भारत सरकार की चाटुकारिता करते हैं, गुलामी करते हैं। और साहब, हम गुलामी करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की होती तो देश आजाद नहीं हुआ होता, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ ले, बहुत अच्छे से बिठा लें। अगर अयमन रिजवी पर किसी भी तरीके का कोई बात होती है, इसकी जिम्मेदार भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसकी जिम्मेदार होगी, याद रखिएगा। और यह बात सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, जिस तरीके से गल्फ में तुम्हारा बाइकाट किया गया है ना, तुम्हारे प्रोडक्ट्स का जिस तरीके से बाइकाट किया जा रहा है आरएसएस के चक्कर में, सीधे तौर पे गल्फ के लोग लिख रहे हैं ट्विटर पर कि भाई आरएसएस से रिलेटेड हर चीज को बाइकाट कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल मामला हो जाएगा। फिर अगर आपसे सवाल करने वालों की आवाज आप दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये इतनी नहीं रहेगी कि ये सिर्फ हमारी बात है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं रहेगी, जैसे कि आप कर रहे हैं लगातार मेरे पास वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनकी पुष्टि ना होने के कारण मैं नहीं बोलता हूं, उन पे खामोश रहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बद्र भाई, ये सरकारी गुंडे हैं, ये सरकारी गुंडे हैं। बेशक हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। बहुत सारे भारत में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लगातार आते हैं मुसलमानों के। पूरे भारत में एक माहौल तैयार कर दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान अगर आवाज उठा देगा तो आतंकवादी हो जाएगा वो। हम उठाते हैं आतंकवादी, हम उठाते हैं आवाज। कहो मुझे आतंकवादी, कहो मुझे उग्रवादी। अगर सवाल करना गुनाह है तो हाँ, हम गुनहगार हैं। अगर मजलूम के लिए सवाल करना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। और आप कहते हैं कि हम लोग आवाज उठाना बंद कर दें? आप लोग चाहते हैं कि हमें दबा दें? पॉसिबल ही नहीं है। कल एक वीडियो आई थी, एक महिला परेशान थी, बहुत ज्यादा बुरे हाल में थी। मैंने पोस्ट किया था, मुझे भारत सरकार बताए मुझे भारत सरकार, मैंने टैग भी कर दिया है नरेंद्र मोदी को, मुझे बताए कि भारतीय नारी की बात करने वाले इन्हें सम्मान कब देंगे। एक विधायक के बेटे को उसको घर पहुंचाने वाले इस मां के बेटे को उस तक कैसे पहुंचाएंगे, जबकि उसका और कोई नहीं है परिवार में। सिर्फ दोगलापन, सिर्फ इतनी सी बात कि दोगलेपन की हद इंतहा खत्म कर दी भारत सरकार ने। लगातार दोगलेपन की बातें, लगातार वही बातें जो देश को तोड़ने के काम कर रही हैं, लगातार वही बातें जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसी मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है जो लगातार नफरत फैला रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं रोका गया है। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मुझे बताएं, मुझे इस बात का जवाब दें नरेंद्र मोदी या आरएसएस के संगठन के कोई भी, मुझे इस बात का जवाब दें कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं समझाया गया है आज तक। देश को खिलवाड़ा बना के रख दिया है, जिसको जब चाहे कोई ठोक देगा, जिसको जब चाहे कोई धमका देगा। और आप चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ खामोश बैठे? हम इनके खिलाफ खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ना दिखने वाला कफन हमारे सरों पर है। इस बात को अपने भेजे में बिठा लेना। किसी को जेल में डाल देने से, किसी को गोली मार देने की धमकी देने से अगर आप चाहते हैं कि आवाज दब जाएगी तो ये फ्लॉप हो। आपकी ये गलत फहमी है। जिस दिन सरकार के खिलाफ सवाल करने की मन बना लिया था, उस दिन समझ लिए थे कि आज के बाद हम जिंदा नहीं हैं, कभी भी मार दिए जाएंगे। और ये भारत देश एक अकेला देश है जहां सरकार से सवाल करने पर गोली मार दी जाती है, गोली मार दी जाती है। ये भारत देश एक अकेला देश है जहां पर नारी सम्मान की बात करने वाला प्रधानमंत्री लगातार नारी सम्मान की बात करता है, और प्रधानमंत्री जिसको फॉलो करता है वो ये कहता है कि हम तुम्हारा निर्भया वाला मामला कर देंगे, निर्भया की तरह बना देंगे। सोचने की बात है कि अगर भारत में एक नारी बोल नहीं सकती है तो हम नारी के सम्मान की कैसी बात करते हैं? हम नारी सम्मान की कैसे बात करते हैं? हम किस नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं? हम किस मां की बात कर रहे हैं? हम किस बेटी की बात कर रहे हैं? हम किस बहन की बात कर रहे हैं? हम किस पत्नी की बात कर रहे हैं? अगर उसे बोलने नहीं दिया जा सकता है तो कमाल है साहब। यह भारत बनाया है, यह है आपका न्यू इंडिया। आपका ये न्यू इंडिया है कि आप जब चाहें जिसे चाहें डरा दें, उसे कहें कि अगर बोल दिया तो निर्भया बना दूंगा। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार से कि ऐसे नारियों को धमकाने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो आरएसएस से रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल नंबर लेना बहुत इजी हो गया है भारत में। हम जानना चाहते हैं कि भारत में ये इंटरनेशनल नंबर लेना इतना इजी क्यों हो गया है। आखिर भारत में यह काम कैसे शुरू हो गया कि आप इंटरनेशनल नंबर कहीं से भी ले सकते हैं और आराम से उसको किसी से भी कॉल करके धमका सकते हैं। भारत में ऐसे ऐप क्यों चल रहे हैं जहां पर आप नंबर शो नहीं होता है, आप अपने हिसाब से नंबर एक कोई भी डिजिट तय कर लीजिए, वो नंबर जाएगा। ऐसे कैसे हो रहा है? यह इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये देश की इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें इतनी ज्यादा लापरवाही भारत सरकार क्यों कर रही है? भारत सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे पॉसिबल है कि भारत में रहकर ही एक आदमी इंटरनेशनल नंबर यानी किसी दूसरे देश का कोड यूज कर लेता है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या यह भारत की सिक्योरिटी में किसी तरीके का कोई धांधली नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महिला को यह कहने वाला, सीधे तौर पर कॉल करके यह कहने वाला कि हम तुम्हारे साथ निर्भया जैसा मामला बना देंगे, वरना खामोश रहना, बोलना मत, सरकार से सवाल मत करना। ये कौन लोग हैं जो सरकार के फेवर में खड़े हो रहे हैं? हमने किसी नाम लेकर के किसी गुंडे को तो नहीं कहा था, हमने नाम लेके किसी आतंकवादी को मेंशन तो नहीं किया था, फिर हमें यह क्यों कहा गया कि हम तुम्हें गोली मार देंगे? अयमन रिजवी ने सवाल किया है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, तो फिर यह सवाल करने के बावजूद इनके ऊपर जान से मार देने की धमकी या इनके ऊपर जो हमले हुए हैं, ये सब कहां की बातें हैं? ये कैसे हुआ भारत में? आखिर भारत को बना के क्या रखा है? कोठा बना दिया है, कोई भी आए और अपना काम करे चला जाए? क्या बना के रखा है इसको? और उसके बाद भारत महान की बात करते हो। ये कौन सा भारत महान है भाई? ये कैसा भारत महान है जहां एक नारी की इज्जत नहीं हो रही है, जहां एक नारी को निर्भया बना देने की बात हो रही है? निर्भया नाम वो है जो नाम लेते ही किसी बेटी की रूह कांप जाती है, उसके बाद भी आप कहते हो निर्भया बना दूंगा। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे लोगों पर भारत सरकार इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है? ऐसे लोगों पर क्या चाहती है भारत सरकार? हम अपनी महिलाओं को दबा दें, हम अपनी महिलाओं को कब्र में सुला दें? क्या चाहती है भारत सरकार? क्या चाहती है? क्या भारत सरकार ये चाहती है कि उसे सवाल न किया जाए? क्या भारत सरकार ये चाहती है कि वो तानाशाही की जिंदगी जिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 137 करोड़ लोगों के देश है, 137 करोड़ लोगों का देश है और ये लोकतांत्रिक देश है। हमें संविधान में ये पावर मिला है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, तो फिर हम संविधान को तोड़ नहीं रहे हैं, हम कानूनन सवाल कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुमको? या तो ये मान लें कि तुम गुंडे हो, या तो ये मान लें कि तुम आतंकी हो, या तो हम ये मान लें कि तुमने अपने सरकारी गुंडे पाल के रखे हैं जो जब चाहो जिसको चाहो उसको शूट कर दें। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे सरकारी शूटर द्वारा धमकी दी जा रही है जान से मारने की, और इस बार ये अयमन रिजवी को, सीधे तौर पे अयमन रिजवी को ये सरकारी शूटरों द्वारा ये कहा गया है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, हम तुम्हारे साथ निर्भया कांड जैसा कांड कर देंगे। अब तो भारत देश हमारा वो मुल्क बन गया है जहां एक महिला बोल नहीं सकती है। अब तो भारत देश वो मुल्क बन गया है जहां पर महिलाओं के उफ कर देने पे उन्हें निर्भया बना दिया जाएगा। उसके बाद नारी सम्मान की बात, उसके बाद नारियों के सम्मान में अपनी डीपी बदलना, उसके बाद नारी सम्मान की बात संसद भवन में करना, उसके बाद नारी सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के आंसू देखना। कमाल के नमूने पाल रखे हैं हमारे भारत ने, कमाल के नमूने पाल रखे हैं हमारे भारत ने। आज एक महिला किसी से सवाल नहीं कर सकती है, आज एक महिला अपने दुख किसी से नहीं बता सकती है। उसके बाद नारी सम्मान की बात, यह तमाशा बना दिया है, मुल्क को तमाशा बना दिया है, जैसे चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं, और हम ये होने नहीं देंगे। साफ बात है, बिल्कुल क्लियर, ये समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि हम सब इस देश को इतनी आसानी से मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहेंगे और ना कभी मिट्टी में मिलने देंगे। इसके लिए हमारे खून हर वक्त हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर हैं। इस बात की टेंशन ही मत लेना कि हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे, हम तुम्हारी गोलियों से डर जाएंगे। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम नपुंसक हो, और हम नपुंसक नहीं हैं, हम उन मर्दों की औलाद हैं, याद रखना, जो कभी देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से लड़ गए थे। याद रखना, हम उनकी नस्लों में से हैं, याद रखना, हम उनकी नस्लों में से हैं जो अंग्रेजों को भगा दिया। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? चंद टुकड़ों पे पलने वाले,
हमारे टैक्स के पैसे से पलने वाले हमें आंख दिखाएंगे, हम पर जुल्म ढाएंगे, हमारी मां बहनों के साथ निर्भया कांड करने की बात करेंगे और अपने आप को पावरफुल कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने आरएसएस की ब्रांचें ऐसी हैं जिन्होंने खाना तकसीम किया है भारत में, जिन्होंने लोगों की मदद की है। बताओ मुझे, इस लॉकडाउन में कितने आए हैं ऐसे सामने जो आरएसएस के हैं और खाना खिला रहे हैं? बताओ मुझे। अगर एक भी होता तो सोशल मीडिया पे उसको 1000 तरह से वायरल करते उसको, और 1000 तरह के दुनिया को दिखाते कि साहब देखो आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। सिवाय नफरत घोलने के, सिवाय लोगों को धमकाने के, सिवाय लोगों को मारने के, इसके सिवा कुछ नहीं बना है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचा है। जब देखो तब कोई आ जाता है और कहता है गोली मार देंगे, शूट कर देंगे। कौन है ये शूटर? कौन है ये शूटर? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कहा जाता है इंटरनेशनल शूटर। पता है क्यों? क्योंकि उसने पदक जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो होता है शूटर। और हमारे भारत में नेताओं के पास जो शूटर पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? क्रिमिनल। वो ऐसे नहीं होते हैं कि भारत का सम्मान बढ़ा सकें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जैसे। नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। वो भी एक मुसलमान ठहरा, वो भी एक मुसलमान ठहरा। जब उसके घर में जाकर के पुलिस ने सारी गन्स कलेक्ट कर ली और कहा साहब इसके पास तो जखीरा है, एक शूटर के पास जाहिर है हथियार ही होंगे। जब सारी कलेक्ट कर ली गई, सारे जब्त कर लिए गए, तब जाकर के उसने हिस्सा लिया और दूसरे की गन। पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने कि अब्बास अंसारी एक अकलौता ऐसा शूटर है जो दूसरे की गन लेकर के पदक जीत के आ गया, जबकि आसान नहीं होता है। सारे शूटरों ने यह कहा कि साहब यह मुमकिन ही नहीं है, आसान ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अपने हथियार से शूट करके जीतना अलग बात है, दूसरे का हथियार लेकर के जीत लेना अलग बात है। लेकिन फिर भी उसने इस कारनामे को भी अंजाम दिया और भारत का गौरव बढ़ाया। लेकिन हमारे भारत में नेताओं ने जो शूटर पाल रखे हैं वो अजीब ढंग के हैं। वो भारत का सम्मान बढ़ाते नहीं हैं, भारत सरकार से सवाल करने पर निर्भया जैसे बना देने की बात करते हैं, भारत सरकार से सवाल करने पर सीधे गोली मार देने की बात करते हैं। और ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित हैं। कोई डाउट नहीं है मुझे इस पर, कोई तरीके की कोई लीपापोती नहीं है। बिल्कुल साफ अल्फाजों में मैं कह रहा हूं, ये सारे के सारे भारत सरकार के गुंडे हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के प्राइवेट आर्मी है, ये सीधे तौर पर आरएसएस के लोग हैं जो देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में हर गली हर कूचे में आज नफरत फैल रही है। इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, सीधे तौर पर। बिल्कुल बेशक बेझिझक हम कहना चाहते हैं कि भारत में जो हाल हुए हैं, आज पूरी गल्फ कंट्रीज में भारत की थू-थू हो रही है, भारत की थू-थू हो रही है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। ट्विटर पे जाइए, देखिए कितनी ज्यादा थू-थू हो रही है आज भारत की। पता है क्यों? सिर्फ कुछ कम ज़रफ़ों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है, सिर्फ कुछ कम ज़रफ़ों की वजह से। बड़ी तकलीफ होती है यह देख करके कि हौसला बढ़ाने के बजाय, भारत का नाम बढ़ाने के बजाय तुम्हारे कुत्तों ने भारत का नाम मिट्टी में मिला दिया है। एक वो जैदी है जो अमेरिका में कोरोना वायरस के लिए दवाई बना रहा है, दुनिया में नाम रोशन कर रहा है कि ये भारत का जैदी है जो भारत में, जो दुनिया में कोरोना वायरस के लिए दवाई बनाने का काम कर रहा है, उस टीम में शामिल है भारत का ये जैदी। ये भी मुल्ला ठहरा, ये भी मुल्ला ठहरा। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस कहां है आज, कौन सी मेडिसिन तैयार कर रही है वो? जहर के सिवा आज तक किया क्या है इस देश के लिए? एक कारनामा बता दो, एक कारनामा बता दो जो ढंग का किया हो, इस देश के सम्मान के लिए किया हो। नहीं मिलेगा। सब कुछ इस देश को तबाह करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सब कुछ तबाह करने के लिए बनाया गया है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है आज, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि भारत के आरएसएस के लोग ये कर रहे हैं। जाहिर है स्क्रीनशॉट मौजूद हैं सबके। बहुत अच्छे से मैं अपने खुले अल्फाजों में बता देना चाहता हूं, किसी तरीके का कोई डर, कोई खौफ हमारे जहनों में नहीं होता है, हमारे दिलों में नहीं होता है। इस बात को आप अपने भेजे में बिठा लें। आपने अभी तक वो गोली बनाई ही नहीं है जो हमारे सीने को पार कर सके, वो पीतल बना ही नहीं है जो हमारे सीने को पार कर सके। हाँ, आप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं एक महिला को, ये जान लीजिएगा कि अगर कभी सामना पड़ गया साहब, तो शायद उस दिन आपको पता चलेगा कि भारत का शेर होता क्या है। अभी आपने नाम सुना होगा, आपने नाम के आगे शेर लगाया होगा, हिंदू शेर, आरएसएस का शेर, कट्टर शेर, ये लगाया होगा, लेकिन असल शेर होता क्या है उस दिन तुमको पता चलेगा, जिस दिन तुम्हारी निगाहों से निगाह मिलाकर के बात होगी।
अगर किसी माई के लाल में औकात है तो आ जाए खुल के बात करने। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चैलेंज कर रहा हूं, है किसी में माई के लाल में हिम्मत तो आकर के बात करे, चाहे मुझसे करे, चाहे अमन रिजवी से करे, चाहे विनय दुबे से करे, चाहे एजाज खान से करे, है हिम्मत तो करके दिखावे। लेकिन नहीं साहब, जान से मार देने की धमकी की जा रही है, सवाल नहीं किए जा रहे हैं, जवाब नहीं मांगा जा रहा है। अगर है किसी में हिम्मत तो सवाल करे हमसे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, मांगो जवाब हमसे, हम जवाब देंगे। और हम सवाल करते हैं, जवाब दे के दिखाओ साहब। हिम्मत नहीं है तुम में, हिम्मत नहीं है सवाल के जवाब देने में और जवाब के सवाल लेने में, आपकी हिम्मत नहीं है। इस वजह से आप गोली मार देने की बात करते हैं, और अगर कोई महिला है तो उसे सीधे निर्भया बना देने की बात करते हैं। भारत के लिए वो दिन सबसे ज्यादा गिरा हुआ और घटिया है, वो काला दिन है जिस दिन एक बहन को भी यह धमकी दी जाए कि तुम्हें निर्भया बना दिया जाएगा। भारत के 137 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर भारत में निर्भया जैसा कांड दोहराने की बात की जा रही है तो 137 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तुम्हारे लिए शर्म की बात है अगर ये तुम्हारे जहन में, तुम्हारे समाज में यह कहा जा रहा हो कि हम वो बना देंगे। किसी ने नहीं कहा कि हम ज्योति की फूले बना देंगे, है? किसी ने कहा आज तक? किसी ने कहा आज तक कि हम आपको कहीं ऐसा कोई कारनामा कर देंगे जिससे आप देश का नाम रोशन कर सको? नहीं साहब। तो फिर यह क्यों कहा गया है? इसका जिम्मेदार कौन है और लोग कौन है? सरकार से सवाल करने पर चिढ़ जाने वाले लोग सरकार के ही तो हो सकते हैं। सरकार के ही तो हो सकते हैं, सरकार के कुत्ते हो सकते हैं। यहां भी कुछ कुत्ते मौजूद हैं, वो सरकार के कुत्ते हैं, उनके पीछे दुम दबा के भागने वाले कुत्ते हैं, आरएसएस के कुत्ते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो कुत्ते सुन लें, हम उनके कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो कुत्ते ये बात सुन लें कि तुम लोगों की औकात नहीं है सवाल करने की, तुम लोगों की औकात नहीं है हमारे सवालों के जवाब देने की। इस वजह से तुम बात करते हो गोली मार देने की, और तुम बात करते हो रेप कर देने की। रेप तुम अपनी बहनों के करते हो, रेप तुम अपनी माओ के करते हो। अपनी माओ के रेप करने वाले होते हैं वही दुनिया में रेप करते हैं। जो अपनी मां का रेप कर सकता है, जो किसी बहन का रेप कर सकता है, वो अपनी बहन का भी रेप कर सकता है। ये बात अच्छे से अपने भेजे में बिठा लेना। बड़े शर्म की बात है कि भारत में निर्भया कांड को बार बार दोहराने की बात हो रही है। ये 137 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है कि आज भारतवर्ष में लगातार निर्भया कांड को दोहराने की बात हो रही है। वाह साहब वाह, बहुत अच्छा न्यू भारत बनाया है साहब प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छा। ये है हमारा डिजिटल न्यू इंडिया जो हर बार हम दोहराएंगे, मगर निर्भया कांड को, राइट? ये है हमारा न्यू इंडिया। वाह साहब, क्या देश बनाया है आपने। आपके इस देश में हमें डर नहीं लगता है साहब, आपके इस देश में हमें खौफ नहीं है साहब, हमें खौफ नहीं है, याद रखना, हमें खौफ नहीं है इस चीज का। फौलाद का सीना लेकर के आपके सामने खड़ा हूं, फौलाद का सीना लेकर के खड़ा हूं। आप अगर समझते हो कि आपके शूटर से डर जाऊंगा तो आपके शूटरों को अभी और सिखाओ साहब, और सिखाओ अपने शूटरों को, निशाना न चूक जाए, कहीं हाथ न थरथरा जाए उनका। हाँ सुशील, अपनी मां के रेप कर, जाके अपनी मां का रेप कर, वही महसूस होगा, वही खुशी महसूस होगी जो हमारी मां बहनों के साथ करने से खुशी महसूस होगी, वही तुझे महसूस होगा अपनी मां अपनी बहन का रेप कर जाकर के। आरएसएस के कुत्ते हर बार मां बहन के रेप की बात करते हैं, हर बार रेप की बात करते हैं, चुन चुन के, एक एक को चुन चुन के, याद रखना, एक एक को चुन चुन के कह रहा हूं। अगर तुम्हारे बाप एक हैं अगर तुम्हारे बाप, तो सवाल करो जवाब लो। अगर तुम्हारे एक बाप हैं तो हमारे सवाल लो और उसके जवाब दो। अगर एक बाप है, अगर 15-20 बाप हो तो अलग बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर करते रहो जो कर रहे हो, करते रहो मस्ती से। हम जो कर रहे हैं वो एक करेंगे क्योंकि हम एक बाप के औलाद हैं, इसलिए याद रखना। अब तुम पे डिपेंड करता है साहब, तुम आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हो या फोन पे धमकी देना जानते हो कि गोली मार देंगे और रेप कर देंगे। आ जाओ, हिम्मत है तो आओ, हिम्मत है तो बात करो, सवाल करो। सरकार की इतनी फटती क्यों है, इतना डर क्यों लगता है सरकार से, सवालों से? सरकार को सवाल करते हुए, जवाब देते हुए इतना डर क्यों लग रहा है साहब? क्या दिक्कत आ गई? कहां दिक्कत आ गई? 56 इंच का सीना लेकर के चलने वाला प्रधानमंत्री सवालों से कैसे डर गया? बात तो सही है साहब, कलम में बड़ी ताकत होती है। समझ में आ गया कि कलम में बड़ी ताकत होती है। कलम के मुकाबले तुमने अपने प्राइवेट आर्मी और शूटर्स भेज रखे हैं। अपने शूटरों को थोड़ा और सिखाओ,
कहो उनसे निशाना लगाना और सीख लें, क्योंकि यहां फौलाद का सीना है साहब। तुम्हारे इन शूटरों से हम मरने वाले नहीं हैं, याद रखना। धन्यवाद भारतवासियों, हर दिन अपने यहां एक एक निर्भया को बढ़ाने के लिए, हर दिन अपने आप की, अपने पड़ोस की बहनों को यह धमकी देने वाले कि हाँ साहब निर्भया बना देंगे। वाह रे वाह भारत, शाबाश शाबाश, निर्भया बना देंगे, वाह। किसी मां, किसी बेटी के तन पे 2 रुपए का एक कपड़ा न डालने वाले आरएसएस के पिल्ले ये कहते हैं कि निर्भया बना देंगे। जाओ अपनी मां बहनों की इज्जतें लूटो, तुम यही कर सकते हो। जाओ अपनी मां बहनों की इज्जतें लूटो, यही कर सकते हो। इससे बढ़ के तुम कुछ कर नहीं सकते हो। भारत का नाम तुम लेते हो, सम्मान हम दिलाते हैं। सिर्फ नाम तुम लेते हो, सम्मान हम दिलाते हैं साहब। कभी पता करो, इतिहास पढ़ो जाकर के, पता चल जाएगा। इतिहास पढ़ो जाकर के, पता चल जाएगा सम्मान किसने दिलाया है भारत को। हर दिन, हर मौके पर पता चल जाएगा कि हमारी मां बहनों ने क्या किया है, मालूम चल जाएगा तुमको। वाह रे भारत, वाह प्रधानमंत्री जी, वाह वाह रे प्रधानमंत्री जी। भारत का सम्मान, नारी सम्मान, बहुत अच्छा नारी सम्मान मिल रहा है हमारे देश में। मजे करो, रा करके आंसू बहा देना और कहना है कि साहब नारी सम्मान में हमें 2 मिनट खड़े होना है, थाली बजाना है, कभी रोटी उठा के फेंकना, कुछ भी बता देना, जो दिल में आए वो बता देना करके। कभी थाली बजाओ और कभी खुद भक्तों को बजाने लग जाओ, यही करो सब। नारी सम्मान की बात करने वाले, अपनी मां बहनों की इज्जतें न करने वाले, रेप करने की बात करने वाले नारी सम्मान की बात करते हैं। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। हम ऐसा देश ना कभी चाहते हैं और ना कभी ऐसा देश बनने देंगे। इसलिए आवाज हर हाल में उठेगी, हर हाल में उठेगी और हर हाल में उठेगी, याद रखना इतना। जय हिंद।